जय हिंद। आज इस वीडियो में हम आप द्विलिंगी पुष्पों में परागण तथा निषेचन कैसे होता है इसकी समस्त प्रक्रियाओं को जानेंगे। सामान्यतः पुष्पी पौधे, जिन्हें आवृतबीजी पौधा भी कहा जाता है, ये पौधे अपने जनन काल के समय लैंगिक जनन की क्रिया के लिए द्विलिंगी पुष्प को विकसित करते हैं। इनके इस द्विलिंगी पुष्प में नर जननांग तथा मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं। नर जननांग के रूप में एंड्रोसियम, जिसे पुंकेसर कहा जाता है, और मादा जननांग के रूप में गाइनेसियम, जिसे जायांग कहा जाता है। इसके पहले भी हम 2 वीडियो आपके अपने YouTube चैनल अजय बायो डॉट क्लासेस पर पार्ट 1 तथा पार्ट 2 के रूप में अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पुष्प की संरचना, पुष्प के समस्त भाग, पुष्प के नर जननांग तथा पुष्प के मादा जननांगों के समस्त भाग सहित पुष्प में लैंगिक जनन तथा आवृत बीजियों के जीवन चक्र के विषय में संपूर्ण जानकारी दी गई है। पुष्प के परिपक्व पराग कोश के स्फुटन से पराग कण का निकल करके पुष्प की मादा जननांग के वर्तिकाग्र तक इन पराग कणों के पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। द्विलिंगी पुष्पों में परागण 2 प्रकार से हो सकता है। एक प्राकृतिक परागण, जिसे नेचुरल पॉलिनेशन कहते हैं, और दूसरा अप्राकृतिक, जिसे प्रेरित या संकरण परागण कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंक्लूड्स और हाइब्रिडाइजेशन पॉलिनेशन कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम प्राकृतिक परागण, जो 2 प्रकार से मिलता है, एक स्वपरागण के रूप में और एक पर परागण के रूप में, इसको देखेंगे और निषेचन को समझेंगे, और अप्राकृतिक परागण हम अगले वीडियो में समझेंगे। यह परागण द्विलिंगी पुष्पों में एंटोमोनोफिली, ऑर्निथोफिली, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, जूफिली के रूप में होता है। एंटोमोनोफिली को देखें तो इसे कीट द्वारा परागण कहा जाता है। यह मुख्य रूप से तितलियों के द्वारा, टिड्डियों के द्वारा और भौरे के द्वारा होता है। इन तितलियां, टिड्डियां तथा भौरों में मुख के अतिरिक्त एक जोड़ी खोखले तंतु के आकार की अथवा पतले पाइप के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे टेंटिकल कहा जाता है। इस टेंटिकल का उपयोग पुष्प के कुछ भाग से नेक्टर, जिसे मकरंद कहा जाता है, अथवा गांव की भाषा में रस कहा, अवधी भाषा में रस कहा जाता है, इस रस को चूसने में करते हैं। अब जब ये अपने टेंटिकल्स को पुष्प के कुछ भाग में चुभोते हैं तो इनके टेंटिकल्स पर पराग कण चिपक जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनके शरीर से ये पुष्प प्रभावित होते हैं, हिलते डुलते हैं, जिससे पराग कोश फट जाता है और उस पराग कोश से पराग कण निकल करके इसी पुष्प के इसी वर्तिकाग्र पर आ जाता है। एक तो ये प्रक्रिया हो जाती है कीट के द्वारा, और दूसरी ये प्रक्रिया है, एक कीट समान जाति के जब दूसरे पौधे के पुष्प से नेक्टर को चूसने के लिए जाते हैं और अपने टेंटिकल्स को उस पुष्प में चुभाते हैं, तो इनके टेंटिकल्स पर लगा परागकण उस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। ये दूसरा माध्यम होता है। इस प्रकार जो है, इस कीट के द्वारा पराग कोश से परागकण पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचा दी जाती है। तो कीट के द्वारा पहुंचाई जाती है, इसलिए जो है यह परागण जो है कीट द्वारा परागण कहलाता है। दूसरा पक्षियों द्वारा परागण मिलता है, जिसे ऑर्निथोफिली कहा जाता है। यह परागण पक्षियों द्वारा होता है। इस परागण में पक्षियां किसी पौधे पर जब अपना आवास घोंसला बनाती हैं, तो उस पौधे पर लगने वाले पुष्प उस पक्षियों के जो है शरीर से, उनके पंख से टकराते हैं, जिससे पराग कोश से पराग कण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, अथवा उस पौधे पर लगने वाले किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। तीसरा वायु द्वारा परागण है, जिसे एनिमोफिली कहा जाता है। यह परागण वायु के द्वारा होता है। जैसे देखें, किसी खेत में गेहूं की बुआई कर दी जाती है, तो उस खेत में गेहूं के बहुत से पौधे होते हैं। अगर उसमें परागण कीट के द्वारा, पक्षी के द्वारा हो, तो उन्हें पौधे सब में परागण नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार क्या होता है कि जब हवाएं चलती हैं, तो उन हवाओं से
सभी पौधे आपस में टकराते हैं और इनके टकराने से उनके पुष्प के परागकण उसके पुष्प की वर्तिकाग्र पर, उसके पुष्प के परागकण उसके पुष्प की वर्तिकाग्र पर, उसके पुष्प के परागकण उसकी पुष्प के वर्तिकाग्र तक सुगमता पूर्वक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार वायु के द्वारा परागण हो जाता है, अथवा उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। दो तरह से जो है, चाहे कीट परागण हो, चाहे पक्षी द्वारा परागण हो, चाहे वायु द्वारा परागण हो, चाहे जल द्वारा परागण हो, चाहे जीव द्वारा परागण। चौथा मिलता है जल द्वारा परागण, जिसे हाइड्रोफिली कहा जाता है। यह परागण जल द्वारा होता है। कुछ जलीय पौधे होते हैं जो बड़े बड़े जलाशयों में, नदी, तालाब, कुआं जैसे बड़े बड़े जलाशयों में पाए जाते हैं। तो ऐसे पौधों में परागण जो है जल द्वारा होता है। आगे देखें, जीव द्वारा परागण मिलता है, जिसे जूफिली कहा जाता है। तो यह परागण जो है जीवों के द्वारा, जैसे आप किसी गार्डन में जाते हैं तो देखते हैं कि उस गार्डन में बहुत से क्यारियां बना करके बहुत से पुष्प के पौधे लगे होते हैं और प्रति सभी पौधे में लगभग पुष्प आए होते हैं। तो आप उन पुष्प पर हाथ ऐसे फेरते हैं तो उस पुष्प का परागकण उस पुष्प की वर्तिकाग्र पर, उस पुष्प का परागकण उस पुष्प की वर्तिकाग्र तक, अथवा उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार जो है जीव के द्वारा परागण होता है। इन पौधों में देखें तो ये दोनों समान पौधे हैं, इन दोनों पौधों में पुष्प आए हैं। तो यहाँ देखें, इस पौधे पर लगने वाले जितने पुष्प हैं, इन पुष्पों में अगर किसी एक पुष्प का, जैसे इस पुष्प का परागकण निकल करके इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा है, अथवा इस पुष्प के परागकण निकल करके इस पौधे पर लगने वाले किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हो, तो यह प्रक्रिया जो है, यह प्रक्रिया परागण की स्वपरागण विधि कहलाती है। और दूसरा मिला कि समान जाति के पौधे, समान जाति का कोई दूसरा पौधा है, उस पौधे पर लगने वाले जितने पुष्प हैं उन पुष्पों में परागण समान जाति के किसी दूसरे पौधे के परागकणों के द्वारा होता है। तो यह प्रक्रिया परागण की पर परागण प्रक्रिया कहलाती है, पर परागण विधि कहलाती है। तो इस प्रकार द्विलिंगी पुष्पों में परागण निम्न दो प्रकार से मिलता है। एक स्वपरागण के रूप में जिसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है, और एक पर परागण के रूप में जिसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, किसी द्विलिंगी पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने अथवा उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों के पहुंचने की क्रिया स्वपरागण की क्रिया कहलाती है। स्वपरागण की क्रिया केवल उभयलिंगी पुष्पों में ही संभव होता है। पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन, किसी पुष्प के परागकण का उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही पर परागण कहलाता है। यह पर परागण की क्रिया एक लिंगी अथवा द्विलिंगी किसी भी पुष्प में संभव होता है। स्वपरागण के लिए पौधों में युक्तियां या अनुकूलन, ऐसे पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों जन्नांग पाए जाते हैं द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। और पुष्पों का द्विलिंगी होना द्विलिंगता बाइसेक्सुअलिटी कहलाता है। अर्थात जब पुष्प द्विलिंगी होंगे तो ऐसे द्विलिंगी पुष्पों के नर युग्मक जिसे परागकण अथवा लघु बीजाणु कहा जाता है, ये लघु बीजाणु सुगमता पूर्वक अपने उसी पुष्प के मादा जन्नांग की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे, परागित हो जाते हैं। ये पौधे जिसमें द्विलिंगता का गुण पाया जाएगा उन पौधों में परागण स्वपरागण होगा। दूसरा मिलता है सहपक्वता या समकालपक्वता, जिसे होमोगैमी कहा जाता है। इसको देखें तो स्वपरागण की क्रिया के लिए द्विलिंगी पुष्प में जो नर तथा मादा जन्नांग पाए जाते हैं, इन नर तथा मादा जन्नांगों का एक साथ परिपक्व होना, मैच्योर होना अथवा एक निश्चित समय में एक निश्चित काल में परिपक्व होना समकालपक्वता या सहपक्वता कहलाता है।
जब ये जो है नर तथा मादा जननांग एक साथ परिपक्व होंगे, एक समय में एक निश्चित काल में परिपक्व होंगे कि नर का परिपक्व परागकण परागकोश से निकल करके उस परिपक्व मादा जननांग के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है और इसी परिपक्वन काल के समय मादा जननांग की जो वर्तिकाग्र है वह एक विशेष प्रकार के तरल चिपचिपे पदार्थ को स्रावित करती है, जिसके कारण परागण की क्रिया में आए हुए परागकण उस वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। तो ये मादा जननांग की जो वर्तिकाग्र है ये जब परिपक्व होती है, एक निश्चित समय में जब परिपक्व होती है तभी श्लेष्म चिपचिपे पदार्थ को स्रावित करती है। तो इस प्रकार स्वपरागण की क्रिया के लिए उस द्विलिंगी पुष्प में एक साथ सहपक्वता अथवा समकाल पक्वता होना आवश्यक होता है। इस सहपक्वता या समकाल पक्वता का एग्जाम्पल गुलाबास, पीली कटीली, विनका रोसिया है। आगे निम्नलिता है, एना है, जिसे क्लिस्टोगेमी कहा जाता है। ऐसे द्विलिंगी पुष्प जो कभी खिलते ही नहीं हैं, अर्थात वो हरदम बड के रूप में, बड मीन्स मुकुल है, जिसे गांव अथवा अवधी भाषा में कली कहा जाता है। तो ये पुष्प की पंखुड़ियां कभी खिलती नहीं है, कली के ही रूप में रहती हैं। तो इन पुष्प के पराग कण जो होते हैं ये बंद अवस्था में, पुष्प के बंद अवस्था में ही इनके जो है पराग कण निकल करके इनकी मादा जननांग की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार इसी पुष्प का पराग कण उसी पुष्प के जो है वर्तिकाग्र पर ही जाता है। तो यहाँ पर जो है पर परागण की क्रिया नहीं हो पाती है। तो ऐसे पुष्पों में केवल स्वपरागण की क्रिया होती है। तो सिंपल है, ऐसे पुष्प जो कभी खिलते ही नहीं हैं और इनके पराग कण बंद अवस्था में ही इनकी वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, यह प्रक्रिया निम्नलिता कहलाती है। गुल मेहंदी, खट्टी बूटी, मूंगफली ये सब इसके मुख्य उदाहरण हैं। आगे देखें स्वपरागण के लाभ हैं, एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो स्वपरागण के कई लाभ मिलते हैं, जैसे स्वपरागण के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, यदि द्विलिंगी पुष्प है उनमें स्वपरागण की क्रिया हो रही है तो उसी पुष्प का परागकण जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा तो दूसरे किसी उसी जात के किसी अन्य पौधे के पुष्प से आने वाले परागकणों की कोई जरूरत नहीं होगी। तो इस प्रकार जो है दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। दूसरा मिला है स्वपरागण में पौधों को अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। भाई सीधी सी बात है, अगर स्वपरागण की क्रिया होगा उसी का परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर जाएगा तो परागकण जो है सुगमता पूर्वक उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा। सिंपल सी बात है, जब स्वपरागण की क्रिया होगी और उसी पुष्प का परागकण उसी की वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो पहुंचने में जो है दूरी भी कम है और सुगमता पूर्वक पहुंच जाएगा, तो ज्यादा उसको परागकण की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार जो है ये स्वपरागण का ये भी एक लाभ मिलता है। तीसरा मिलता है स्वपरागण में पुष्पों को परागण के लिए कीटों या अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम बताएं ये जो स्वपरागण की क्रिया है, भाई स्वपरागण की अगर क्रिया है तो परागकोश जब स्फुटित होंगे तो उस परागकोश से जो परागकण निकलेगा वह सीधा पहले अपने पुष्प के वर्तिकाग्र तक ही पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जो है उस परागकण को ले जाने वाले किसी माध्यम की जरूरत, जैसे कीट की जरूरत अथवा अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं होगी। और आगे देखें तो इन पुष्पों को ना तो परागित होने के लिए किसी विशेष प्रकार के रंग की जरूरत होती है, ना तो सुगंध और ना ही किसी मधु की शहद की जरूरत होती है। भाई देखिए ये जो पुष्प होते हैं परागण की क्रिया को कराने के लिए अर्थात किसी कीटों अथवा अन्य साधनों अथवा अन्य माध्यमों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए रंग, विशेष प्रकार के सुगंध और मधु को जो है उत्सर्जित करते हैं।
तो परंतु जिन पुष्पों में स्वपरागण की क्रिया होती है, ऐसे पुष्पों में रंग, सुगंध अथवा मधु को उत्पन्न कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनके पराग कोश से जब इनके पराग कोश स्फुटित होंगे तो इनका पराग कण स्वतः ये जो है जब नीचे गिरेगा अथवा बाहर निकलेगा तो उसी की वर्तिकाग्र पर सुगमता पूर्वक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार जो है स्वपरागण की क्रिया हो जाती है। आगे देखें तो स्वपरागण से बने बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं। सिंपल सी बात है, शुद्ध नस्ल के होंगे। जिस जाति का, जिस वंश का, जिस कुल का वह पौधा होगा, उसी जात, उसी वंश, उसी कुल के जो है उसमें बीज बनेंगे, शुद्ध बीज बनेंगे। अगर वह पौधा जो है लंबी किस्म का है तो लंबी किस्म के बीज बनेंगे, बौनी किस्म का पौधा है तो शुद्ध बौनी किस्म के बीज बनेंगे। और संतति पौधे पैतृक पौधों के समान लक्षणों वाले होते हैं। तो भाई सिंपल सी बात, अगर शुद्ध नस्ल का बीज बनेगा, यही बीज जब जो है मृदा पर पड़ेगा और मृदा से प्रकाश, नमी और वायु को अवशोषित करके जब वह अंकुरित होगा, तो जब वह अंकुरित होकर के जो है तना और जड़ बनाएगा तो उसकी लंबाई, उसकी मोटाई, उसमें जो लगने वाला जो फल है वह बिल्कुल जो है पैतृक पौधों के समान होगा, पुराने पेरेंट सेल वाले पौधे के समान हो, लक्षण वाला होगा। तो इस प्रकार तो स्वपरागण के लाभ हैं। आगे देखेंगे स्वपरागण से हानियां। देखें स्वपरागण से हानियां, डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो स्वपरागण से निम्न हानियां मिल जाती हैं। जैसे स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे कमजोर होते हैं। जैसे देखे हैं, लड़का लड़की की शादी होता है तो लड़का वाला डिमांड करता है कि गोत्र एक नहीं होना चाहिए। अगर गोत्र एक भात अगुआ महाराज तू जाना, शादी कैंसिल हो जाए, ना जाने, ऐसा कहते हैं, सुने हैं ना। उनको पता होता है कि अगर गोत्र एक हुई तो नस्ल अर्थात नस्ल एक हो जाएगी, अगर नस्ल अगर एक हो गई तो आने वाली जो संतान होगी वो कमजोर होगी, अच्छे किस्म की नहीं होगी। इसीलिए देखते हैं कि शादी विवाह में अगर जो है बौना किस्म का लड़का होता है तो लड़का वाले जो है लड़की को एक लंबी किस्म की ढूंढते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर लड़की लंबी किस्म की होगी या जो है मेल और फीमेल में दोनों में से कोई अगर जो है अच्छे किस्म के होंगे तो आने वाली जो संतान होगी वो भी अच्छी होगी, अच्छी नस्ल की होगी, अच्छी होगी। तो इसलिए जो है ये क्या करते हैं, अपोजिट, विपरीत प्रजाति को ढूंढते हैं, अपने से भिन्न प्रजाति को ढूंढते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर दोनों समान प्रजाति के होंगे, दोनों समान नस्ल अथवा गोत्र के होंगे तो उनसे उत्पन्न होने वाले जो संतान होगी वह भी अच्छी किस्म की नहीं होगी, अच्छी प्रजाति की नहीं होगी। तो इसलिए अगर दोनों समान हैं तो वहां पर स्वपरागण की क्रिया हो जाएगी। तो ऐसे में उत्पन्न संतान जो होगी वह अच्छी प्रजाति की नहीं होगी। लक्षण तो मात्र पैतृक लक्षण तो मिल जाएंगे लेकिन अच्छी संतान, अच्छी प्रजाति की नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है। तो ठीक इसी तरह से स्वपरागण से जो बीज उत्पन्न होते हैं और इनके बीज जब जो है अंकुरित होकर के पौधे बनते हैं तो ये पौधे जो है क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, अच्छी प्रजाति के नहीं होते हैं। दूसरा मिला, स्वपरागण से बने बीज संख्या में कम, भार में हल्के तथा आकार में छोटे होते हैं। भाई सिंपल सी बात है, स्वपरागण की क्रिया अगर बार बार होगी तो इस क्रिया में जो बीज बनते हैं, पौधों के जो फल होते हैं उस फल के अंदर जो बीज बनता है अथवा जो बीज बनते हैं उन बीजों की संख्या कम होती है और वे बीज जो है हल्के होते हैं वजन में और इनका आकार में भी छोटे हो जाते हैं। गाँव में सुने हैं ना, लोग कहते हैं कि भैया आपकी गेहूँ बदल के बो खेते में, बहुत दिन के पुरान गेहूं हो गए बाबा, एक बोए पे अच्छा पैदावार ना मिलत, मतलब उस गेहूं की जो बीज है संख्या में कम हो जाएंगे, अच्छा पैदावार कहते हैं नहीं मिलता है, कहे अच्छा पैदावार ना मिलत और जौन गेहूं होबो करत हो वजन ना रहते, अच्छा ना रहते और छोट होते, तो इसलिए कहते ना कि छोट होता और अब की बार जो बा बीज भंडार से बढ़िया किस्म के बीज लेके बो। तो यही है कि बार बार जब उसी को जो है, अब वो एक बार गेहूं बो दिए तो गेहूं जो है अंकुरित हुआ, अंकुरित होकर के पौधा बना, उसमें पुष्प आए, फल आए, बीज बने, तो यही बीज जो है क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं, खाते हैं, स्टोर कर देते हैं, रख देते हैं और अगली जो है फसल जब आती है तो फिर से उठा करके इसी बीज को जब बोते हैं तो ये बार बार जो है स्वपरागण की क्रिया हो जाती है। तो इस स्वपरागण की क्रिया जब बार बार होगी तो बीज जो है संख्या में कम, भार में हल्के और आकार में छोटे हो जाते हैं। अगला
तीसरा मिला, ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं। तो अदर फसलों की अपेक्षा देखें, दूसरे पौधों की अपेक्षा देखें, दूसरे फसल की अपेक्षा देखें, तो स्वपरागण से बनने वाले जो बीज होते हैं ये जो है शीघ्रता से नहीं पकते हैं। इनको पकने में, इन फसल को तैयार होने में लंबा समय लगता है। और अगला चौथा मिलता है, संतति में रोग प्रतिरोधक क्षमता पीढ़ी दर पीढ़ी कम होती जाती है। रोग प्रतिरोधक का मतलब होता है कि किसी जीवाणु अथवा विषाणु अथवा कवक या किसी भी जो है सूक्ष्म जीवों से इनके लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। बीज में कोई ना कोई रोग लग जाता है, उस रोग से लड़ने की क्षमता इनकी कम हो जाती है। और तो अगला अंतिम आपको अगला मिलता है, पांचवा, अगली पीढ़ी में कोई सुधार नहीं होता है। स्वपरागण की क्रिया से अगर बार बार जो है स्वपरागण की क्रिया कराई जा रही, बार बार स्वपरागण हो रहा है, तो उनसे बार बार जो बीज बन रहे हैं और बीज के बनने से बार बार उत्पन्न जो पौधे होंगे वो एक ही पौधे होंगे, घटिया किस्म के, अच्छी नस्ल के नहीं होंगे। तो आने वाली जो अगली पीढ़ी है पौधों की, वह जो है अच्छी नहीं होगी, इनकी पीढ़ी में कोई सुधार नहीं होता है। तो इस प्रकार स्वपरागण से निम्न हानियां मिल जाती हैं। अब मिला पुष्पों में पर परागण के लिए युक्तियां, कॉन्ट्रीवेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन फ्लावर्स। तो पौधों में स्वपरागण की क्रिया को रोकने तथा पर परागण की क्रिया को सफल बनाने के लिए निम्न युक्तियां पाई जाती हैं, जैसे एकलिंगता, यूनिसेक्सुअलिटी, स्वबद्धता, सेल्फ स्टेरिलिटी, पृथक पक्वता, डाइकोगेमी, विषम रूपता, हेट्रोमॉर्फिज्म, अनात्म परागणता, हर्कोगेमी, स्वदूषण, सेल्फ पॉइजनिंग। तो हम एकलिंगता को देखें, एकलिंगी पुष्पों में नर तथा मादा जननांग अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं। एकलिंगता दो प्रकार की होती है, उभयलिंगाश्रयी, उभयलिंगाश्रयी जिसे मोनोसियस या एकक्षयक। जब नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे होते हैं तो ऐसे पुष्प को एकक्षयक या उभयलिंगाश्रयी कहा जाता है या एकक्षयक कहा जाता है। एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में लौकी, कद्दू, खीरा, अरंडी, मक्का, ऐसे पौधे पर जो पुष्प आते हैं ये सब उभयलिंगाश्रयी होते हैं। जब नर तथा मादा पुष्प एक साथ एक ही पौधे पर आते हैं तो उभयलिंगाश्रयी कहलाते हैं। मोनोसियस जिसे एकक्षयक कहा जाता है, एकक्षयक पुष्प कहलाते हैं। दूसरा एक लिंगाश्रयी है डाइसियस। जब नर तथा मादा पुष्प दो भिन्न पौधे पर लगे होते हैं तो एक लिंगाश्रयी डाइसियस या इसी को द्विक्षयक भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो भांग, केवड़ा, सहतूत, पपीता आदि, ये सब द्विक्षयक होते हैं। इन पौधों में कुछ नर पुष्प वाले पौधे होते हैं और कुछ मादा पुष्प वाले पौधे होते हैं। तो देखेंगे तो जो नर पुष्प वाले पौधे होंगे उसमें नर पुष्प ही आएंगे और जो मादा पुष्प वाले पौधे होंगे उसमें मादा ही पुष्प आते हैं। तो जो एक लिंगाश्रयी पुष्प होते हैं ऐसे पुष्पों में केवल पर परागण ही संभव हो पाता है, परंतु जो उभयलिंगाश्रयी होते हैं जिसमें एक साथ में एक नर और एक मादा पुष्प एक साथ में आते हैं, तो ऐसे जो उभयलिंगाश्रयी वाले पुष्प होते हैं ऐसे पुष्पों में स्वपरागण की भी क्रिया हो सकती है। इसमें स्वपरागण तथा परपरागण दोनों की क्रिया हो सकती है, परंतु अधिकांशतः इसमें जो परपरागण ही होता है। आगे स्वबद्धता है जिसे सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। तो इसको देखें,
इन पौधों में जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उनका अंकुरण नहीं हो पाता है, लेकिन ये परागकण जब उसी जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उनका अंकुरण हो जाता है, जिसे स्वबद्धता या सेल्फ स्टेरिलिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल में देखें तो झुमक लता, आलू, तंबाकू, मालवा आदि इसके उदाहरण होते हैं। समझा ना भैया जी? क्या बात है, वेरी गुड। मतलब जब इन पौधों पर लगने वाले पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो वर्तिकाग्र को अंकुरित नहीं कर पाते हैं। कहा एक मतलब वर्तिकाग्र के ए परपोज नाइकोपोतन, परंतु जब इन्हीं समान जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वर्तिकाग्र को अंकुरित कर पाते हैं। मतलब नहीं भैया, दूसरा कोई प्रपोज कर ले जाता है ना। समझ में आए? आगे देखा, आगे आपको मिलता है पृथक पक्वता, जिसे डाइकोगैमी कहते हैं। कुछ द्विलिंगी पुष्पों में नर तथा मादा जनन अंगों का परिपक्वन अलग अलग समय में होता है, जिसमें स्वपरागण संभव नहीं होता है। जैसे कोई पौधा है, वह अपने जनन काल के समय द्विलिंगी पुष्प को विकसित किया। अब उसके द्विलिंगी पुष्प में जो मादा जननांग है, मादा जननांग की जो वर्तिकाग्र है, वो जो है नर जननांग परागकण अथवा परागकोश से पहले परिपक्व हो जाती है, पहले रेडी हो जाती है, पहले मैच्योर हो जाती है। अब वह जो है जब पहले मैच्योर हो जाएगी, परिपक्व हो जाती है, तो वह जो है नर जननांग के परागकण का इंतजार करती है। और उधर नर जननांग का जो परागकोश और परागकण है वह अभी परिपक्व है ही नहीं, तो ये जो मादा जननांग की वर्तिकाग्र है वह परागकण का इंतजार करती है। और लंबे समय तक जब इसको परागकण नहीं मिलता है तो उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प से आने वाले परागकण से वह परागित हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जब इसका परागकण जो है परिपक्व होता है, यह क्या करता है, किसी माध्यम द्वारा उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र को परागित करता है। तो इस प्रकार पर परागण की क्रिया होती है। इस प्रकार ऐसे पुष्पों में नर तथा मादा जननांगों का अलग अलग समय में मैच्योर होना, परिपक्व होना पृथक पक्वता कहलाता है। और पृथक पक्वता के कारण ही ये जो है स्वपरागण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, इनमें पर परागण होता है। एग्जाम्पल को देख, इसका उदाहरण पीपल, बरगद, गुलाब, चंपा, शरीफा आदि है। ये सब समझ रहा है पागल कहीं का। अरे दुल्हन मंडप से भागने के लिए रेडी है और उसका आशिक आया ही नहीं तो क्या करेगी वो? इंतजार तो करेगी ना, लेकिन जब वो नहीं आया तो क्या करेगी? उसी जो मंडप में दूल्हा बैठा है उसी से तो शादी करेगी ना। ये है। कुछ द्विलिंगी पुष्पों में उसके परागकोश तथा वर्तिकाग्र लंबाई में भिन्न होते हैं, लंबाई में अलग अलग होते हैं। अगर वर्तिकाग्र बड़ी है, लंबी है, तो परागकोश छोटा होगा, परागकोश लंबा है, वर्तिकाग्र छोटा होगा। इस प्रकार वर्तिकाग्र तथा परागकोश का लंबाई में अलग अलग होना विषम रूपता हेट्रोमॉर्फिज्म कहलाता है। ये विषम रूपता परागकोश तथा वर्तिकाग्र की अलग अलग लंबाई में होने के कारण पुष्पों में विषम रूपता दो तरह की होती है। एक विषम परागकोशता जिसे हेट्रोएंथी और दूसरा विषम वर्तिकात्व जिसे हेट्रोस्टाइली कहा जाता है। विषम परागकोशता में पुष्पों के पुंकेसर अलग अलग लंबाई के होते हैं और विषम वर्तिकात्व में पुष्पों के वर्तिका अलग अलग लंबाई में होती है। इसका मुख्य उदाहरण प्रिमरोज तथा अलसी होती है। अगला मिलता है अनात्म परागणता जिसे हर्कोगेमी कहा जाता है।
ऐसे द्विलिंगी पुष्प जिसमें मादा जनांग वर्तिका अधिक ऊंचाई में होती है और नर जनांग परागकोश नीचे रह जाता है, लंबाई में छोटा होता है। तो ऐसे में वर्तिका के लंबे होने और परागकोश के छोटे होने के कारण परागकोश का परागकण वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाती है। तो यह क्रिया जो है अनाद परागणता कहलाती है। इसका मुख्य उदाहरण ग्लोरियोसा तथा आइपोमिया है। स्वदूषण, जिसे सेल्फ पॉइजनिंग कहा जाता है। कभी कभी कुछ पौधों पर लगने वाले द्विलिंगी पुष्प के परागकण जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं अथवा उस पौधे पर लगने वाले जितने पुष्प हैं उन सभी पुष्पों के परागकण उन सभी पुष्प की वर्तिकाग्र किसी न किसी वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो ऐसी दशा में वे उस वर्तिकाग्र के लिए विष का कार्य करते हैं। इसके कारण जो है पूरा पुष्प सूख जाता है, नष्ट हो जाता है, अर्थात स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाती है। यह प्रक्रिया स्वदूषण सेल्फ पॉइजनिंग कहलाती है, परंतु उसी जात के किसी अन्य पौधे के परागकणों से परागित होती है। इसका मुख्य उदाहरण आर्किड है। मिला पर परागण के लाभ, एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो पर परागण के कई लाभ मिलते हैं, जिसमें पहला है अच्छी स्वस्थ संतति की प्राप्ति। मान लीजिए एक अच्छी किस्म के पौधे पर लगने वाले द्विलिंगी पुष्प के परागकण किसी माध्यम द्वारा परागण की क्रिया में परागित होकर के एक देसी किस्म के पौधे अर्थात एक घटिया किस्म के पौधे के पर लगने वाले द्विलिंगी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं और उस परागकण के द्वारा वह वर्तिकाग्र परागित हो जाती है, अंकुरित हो जाती है और संयुग्मन तथा निषेचन की क्रिया में भ्रूण बनाती है, अर्थात जो बीज बनाती है। अब वह जो बीज बनेगा वह एक अच्छे किस्म का बीज होता है। ऐसे बीज अंकुरित होकर के एक अच्छे किस्म का पौधा बनाते हैं। तो इस प्रकार पर परागण की क्रिया से एक स्वस्थ संतति की प्राप्ति होती है। इसे संकर संतति भी कहा जाता है, संकर संतति भी कहा जाता है अथवा संकर ओज भी कहते हैं, संकर ओज भी कहते हैं। दूसरा मिला नई किस्मों या प्रजातियों का उत्पादन। परागण की क्रिया में पौधों की जातियां तो समान होती हैं, परंतु इनकी नस्लें भिन्न हो सकती हैं। यदि दो भिन्न नस्लों वाले पौधों पर लगने वाले द्विलिंगी पुष्प के परागकण पुष्प की वर्तिकाग्र को परागित करते हैं, तो उनसे बनने वाला बीज एक नई किस्म का अथवा एक नई प्रजाति का बीज होता है और उस बीज के अंकुर से जो पौधा बनेगा वह पौधा भी एक नई किस्म अथवा एक नई प्रजाति का पौधा होता है। इस प्रकार पर परागण की क्रिया से एक नई किस्म अथवा एक नई प्रजाति का उत्पादन होता है। अगला हानिकारक गुणों का पृथक करना। यदि दो भिन्न नस्ल वाले पौधे या भिन्न किस्म वाले पौधे, मान लीजिए एक घटिया नस्ल का पौधा है, घटिया किस्म का पौधा है और एक अच्छी नस्ल अथवा अच्छी किस्म का पौधा है, तो अच्छी नस्ल वाले पौधे पर लगने वाले द्विलिंगी पुष्प के परागकण घटिया किस्म वाले पौधे पर लगने वाले द्विलिंगी पुष्प के वर्तिकाग्र को परागित करते हैं, तो ऐसे में बनने वाला जो बीज होता है वह संकर बीज कहलाता है। और इस पर जो घटिया नस्ल जैसा हानिकारक गुण है वह उसकी संतत कोशिका से पृथक हो जाता है और उस जो है बीज से बनने वाले जो पौधे होंगे उस घटिया नस्ल वाले पौधे की अपेक्षा सक्रिय होंगे, कुछ बड़े होंगे। इस प्रकार पर परागण की क्रिया से हानिकारक गुण पृथक हो जाते हैं। मिलता है इससे रोग प्रतिरोधी पादपों की उत्पत्ति हो सकती है। विभिन्न नस्लों के होने के कारण निषेचन तथा संयुग्मन की क्रिया में बनने वाले बीजों में किसी रोग के प्रति लड़ने की क्षमता अधिक होती है। यही बीज जब अंकुरित होकर के पौधा बनते हैं अथवा नया पौधा बनाते हैं, तो ऐसे पौधों में किसी रोग के प्रति लड़ने की क्षमता अधिक होती है, अर्थात ये पौधे जो है रोग प्रतिरोधी होते हैं, किसी रोग से लड़ने में इनकी क्षमता अधिक होती है। आगे देखें, संतति में जीवन संघर्ष की क्षमता अधिक होती है। पर परागण की क्रिया में बनने वाले जो संतति होते हैं, जो नए पौधे होते हैं, इन नए पौधों में किसी रोग के प्रति लड़ने की क्षमता अधिक होती है। ऐसे पौधे रोग प्रतिरोधी होते हैं, अर्थात लंबे समय तक जीवित रहते हैं। पर परागण से हानियां, डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागण से निम्न हानियां होती हैं।
पहला, पर परागण के लिए किसी माध्यम की बात करें तो वह माध्यम कोई जंतु हो सकता है, जंतु हो सकता है, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, वायु हो सकता है, जल हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है। किसी माध्यमों की आवश्यकता होती है अथवा किसी कारकों की आवश्यकता होती है। एक जैविक कारक और दूसरा अजैविक कारक मिलता है। जैविक कारकों में देखेंगे तो जंतु द्वारा परागण है, अजैविक कारक में देखेंगे तो जल तथा वायु द्वारा परागण होता है। तो में पर परागण की क्रिया के लिए किसी माध्यम अथवा किसी जैविक अथवा अजैविक कारकों की आवश्यकता होती है। अगर ये माध्यम अथवा अजैविक कारक न मिले तो पर परागण की क्रिया नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार पर परागण की ये पहली हानि मिल जाती है। दूसरा मिला, परागकण बहुत मात्रा में बनते हैं। ऐसे पुष्प जिसमें पर परागण की क्रिया होती है, ऐसे पुष्पों में पर परागण की क्रिया के लिए उन पुष्पों के नर जननांग पराग कोश में अधिक मात्रा में परागकण बनते हैं और ये परागकण इसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उनमें से कुल 3 ही परागकण पुष्प के अंडाशय तक, पुष्प की ओवरी तक पहुंचते हैं। ये सभी परागकण नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी देखेंगे तो जिस माध्यम द्वारा उन परागकणों का परागण होता है उस माध्यम द्वारा वे परागकण पुष्प की वर्तिकाग्र तक कुछ ही परागकण पहुंच पाते हैं, बाकी कुछ परागकण इधर उधर व्यर्थ हो जाते हैं। पर परागण की क्रिया में पौधों की जातियां तो समान होती हैं परंतु उनकी नस्लें अथवा किस्में भिन्न होती हैं। तो नस्लें भिन्न होने के कारण जैसे मान लीजिए घटिया नस्ल अथवा घटिया किस्म का पौधा है और एक अच्छे नस्ल अथवा एक अच्छे किस्म का पौधा है। अच्छे नस्ल वाले पौधे का परागण की क्रिया में उस घटिया नस्ल वाले पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, वो परागित कर देता है। जन की क्रिया में जो भ्रूण, जिसे बीज कहते हैं, जो बीज बनता है वह बीज जो है संकर बीज कहलाता है और उस संकर बीज के अंकुर से बनने वाला पौधा संकर पौधा कहलाता है, क्योंकि उसमें अच्छे नस्ल वाले पौधे का और एक नस्ल वाले पौधे का दोनों का गुण उस संतति में जाता है। इसलिए यहाँ पर जो संतत पौधा बनता है, जो नया पौधा बनता है, वो एक दो भिन्न किस्म वाले पौधे के गुणों के संयोग से बनता है। इसलिए ऐसे पौधे जो है संकर पौधे होते हैं या संकर पौधे कहलाते हैं। आगे मिला, हानिकारक प्रभावी गुणों का संतति में प्रकट होने की संभावना। देखेंगे तो अगर ये घटिया किस्म का पौधा है जिसके गुण प्रभावी परागण की क्रिया में एक अच्छे नस्ल वाले पौधे, उसी जात के एक अच्छे नस्ल वाले पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो प्रभावी लक्षण होने के कारण जब ये परागकण उसकी वर्तिकाग्र को परागित करते हैं, आगमन तथा निषेचन की क्रिया में जो बीज बनता है, ऐसे बीज में उस प्रभावी लक्षण का गुण प्रकट होगा। अर्थात वो बीज जब अंकुरित होगा तो उससे बनने वाला जो संतति पौधा होगा, जो नया पौधा होगा, वह पौधा इस घटिया नस्ल वाले का ही गुण प्रदर्शित करेगा। वह जो है अच्छी किस्म वाले पौधे के गुण को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। इस प्रकार पर परागण की क्रिया से एक आपको ये भी हानि मिल जाती है। पर परागण की विधियां, मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन को देखें। पराग कणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। ये साधन वायु, जल तथा जंतु होते हैं। इन साधनों के आधार पर पुष्पों में पर परागण की क्रिया निम्न 3 प्रकार से होती है। एक, जल द्वारा परागण, दूसरा वायु द्वारा परागण और तीसरा जंतु द्वारा परागण, जिसमें जल तथा वायु द्वारा परागण अजैविक कारक है और जंतु द्वारा परागण जैविक कारक है। इस परागण को देखें तो मिला कि परिपक्व पराग कोश से परागकण का निकल करके पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। ये परागण पुष्पों में निम्न 2 विधियों द्वारा होती है। एक स्वपरागण के रूप में जिसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है, एक पर परागण के रूप में जिसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। किसी पौधे पर लगने वाले द्विलिंगी पुष्प के परिपक्व परागकण का निकल करके उसी पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने अथवा जो है उस पौधे पर लगने वाले किसी भी पुष्प के परागकण का किसी भी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया स्वपरागण कहलाती है। ये स्वपरागण मुख्य रूप से जो है कनकौवा, पीली कटीली तथा खट्टी बूटी जैसे पौधों में होता है। पर परागण को देखें तो पर परागण में मिला कि जो है किसी पौधे पर लगने वाले द्विलिंगी पुष्प के परागकण जब निकल
करके जात के दूसरे पौधे पर लगने वाले द्विलिंगी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो यह क्रिया जो है पर परागण की क्रिया, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। पुष्पों में पर परागण की क्रिया के लिए किसी माध्यम अथवा किसी साधन की आवश्यकता होती है। ये साधन मुख्य रूप से वायु, जल तथा जंतु होते हैं, जिनमें वायु तथा जल एक अजैविक कारक है और जंतु एक जो है जैविक कारक है। इन्हीं साधनों के आधार पर पुष्पों में पर परागण मुख्यतः 3 विधियों द्वारा होती है। एक वायु परागण के रूप में, जिसे एनिमोफिली कहा जाता है। यह वायु परागण जो है मुख्य रूप से मक्का, रुमेक्स तथा चीड़ के पौधों के पुष्पों में होता है। दूसरा मिलता है जल परागण, जिसे हाइड्रोफिली कहा जाता है। हाइड्रोफिली जल परागण जो है मुख्यतः सिरेटोफिल्लम, वैलिसनेरिया और हाइड्रिला जैसे जलीय पौधों में होता है। तो यहाँ पर वायु परागण तथा जल परागण जो है एक अजैविक कारक हैं, और जंतु परागण को देखें तो जंतु परागण जिसे जूफिली कहा जाता है, एक जैविक कारक है। और कृत्रिम परागण को देखें तो मनुष्य के द्वारा किसी पौधे पर लगने वाले द्विलिंगी पुष्प के परिपक्व परागकण चिमटी की सहायता से निकाल करके स्वेच्छानुसार उसी जात के दूसरे पौधे किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित कराते हैं। परागण कृत्रिम परागण कहलाता है, जो मुख्य रूप से मनुष्य द्वारा होता है। एक मिलता है कीट परागण, जिसे एंटोमोफिली कहा जाता है। यह परागण मुख्य रूप से साल्विया, मटर तथा अंजीर के पौधों के पुष्पों में होता है, जो मुख्य रूप से कीटों के द्वारा होता है, कीड़े मकोड़ों के द्वारा होता है। आगे मिलता है पक्षी परागण, जिसे आर्निथोफिली कहा जाता है। ये मुख्य रूप से बिग्नोनिया, स्ट्रेलिटजिया तथा सेमल जैसे पौधों के पुष्पों में होता है, जो मुख्य रूप से पक्षियों द्वारा होता है। आगे मिलता है घोंघा परागण, जिसे मैल्कोफिली कहा जाता है। ये जिमीकंद, सर्पादप जैसे पौधों के पुष्पों में होता है। घोंघा मोलस्का संघ के अंतर्गत आने वाले पाइला, जिसे घोंघा कहा जाता है, घोंघा के द्वारा होता है। आगे मिलता है चींटी परागण, जिसे माइस्मिकोफिली कहा जाता है। ये कदम के पौधे के पुष्प में होता है, जो चींटी के द्वारा होता है। आगे देखेंगे तो चमगादड़ परागण मिलता है, जिसे कीरेप्टोरोफिली कहा जाता है। ये कचनार तथा कदम के पौधे के पुष्पों में होता है, जो चमगादड़ द्वारा होता है। आगे देखेंगे तो हाथी परागण, जिसे एलिप्सफिली कहा जाता है, जो रेफ्लिसिया के पौधों के पुष्पों में होता है। रेफ्लिसिया दुनिया की सबसे बड़ी पुष्प है, जो लगभग 40 किलोग्राम वजन की होती है। इस प्रकार पौधों में परागण की क्रिया संपन्न होती है। जय हिंद।